चलो नीलेश मिश्रा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोडक्शन। एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। A high level committee submitted its report on 30th July 2017 with a view to strengthen the institutional arbitration in the country. The said committee inter alia word बार बार आया है बच्चे लोग सुनिएगा। इंटर एलिया का अर्थ होता है among other things, among other things। ठीक है, लिख लो अगर आपको लिखना हो तो। among other things हम लोगों ने फाउंडेशन में याद किया था ये सारे लैटिन फ्रेजेस। इंटर एलिया मतलब और भी जो चीजें की है उन रिकमेंडेशंस के साथ ये रिकमेंडेशंस भी की हैं, अथवा और जो रिपोर्ट में लिखा है उसके अलावा ये भी लिखा है और चीजों के साथ साथ ये भी किया है। ठीक, तो इंटर एलिया recommended for the establishment of an independent body for grading of arbitral institutions and accreditation of arbitrators etc. क्या करा, भारत सरकार आर्बिट्रेशन को लेके थोड़ी सी सीरियस है। उनको लगता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारे देश में और स्ट्रेंथन होना चाहिए ताकि कोर्ट्स का बर्डन कम हो जाए। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हम आर्बिट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है हमारे देश में उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं। अब मजबूत बनाने के लिए क्या करा, तो एक हाई लेवल कमेटी बनाई पहले तो, और उसको पूरा काम सौंपा रिसर्च करने का। और रिसर्च करने के बाद उसने अपनी 30 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही। उन बहुत सारी बातों में इंटर एलिया यानी उन सबके बीच एक रिकमेंडेशन ये भी दी कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, एस्टेब्लिश की जाए, जिसका काम होगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और आर्बिट्रेटर्स को एक्रेडिटेशन देना और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग देना। एक एग्जांपल देता हूं आपको, इससे जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि भारत सरकार ने एजुकेशन के ऊपर एक कमेटी बनाई और कमेटी से कहा कि रिसर्च करके बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन दे। तो बोले ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जिसका नाम है यूजीसी, जो यूनिवर्सिटीज बनाएगी, यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन जो लेगी, प्लस कॉलेजेस को भी एक्रेडिटेशन देगी। यानी कि एक्रेडिटेशन का यहाँ अर्थ है मान्यता या उनको वैलिडिटी या रिकॉग्निशन प्रदान करना, अफिलिएशन काइंड ऑफ, है ना। एक्रेडिटेशन याद रहेगा ये वर्ड, बहुत अच्छा। तो अब इस एग्जाम्पल को जो मैंने दिया उसको यहाँ से जोड़ो। तो क्या बॉडी बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को मान्यता प्रदान करता है और कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन प्रदान करता है और यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग भी करता है। ये ए ग्रेड है, ये ए प्लस ग्रेड है, बी ग्रेड है। ठीक, ये सारा काम अगर यूजीसी करता है एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन सेक्टर में, तो आर्बिट्रेशन में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या बनाने की बात आई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की बात आई जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा भारत में अलग अलग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो होंगे उनकी ग्रेडिंग करना, और साथ ही साथ जो आर्बिट्रेटर्स काम करेंगे हमारे देश में, ऑफिशियली जो आर्बिट्रेटर के पद पे होंगे, जो अलग अलग जगहों से अपने आप को आर्बिट्रेटर के तौर पे रजिस्टर कराएंगे, उन आर्बिट्रेटर्स को भी एक्रेडिटेशन देना, यानी कि रिकॉग्नाइज करना कि हाँ, ही इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल, ही इज एन आर्बिट्रेटर। मतलब कुल मिला के सार ये है कि भारत में आर्बिट्रेशन के सिस्टम को प्रोफेशनलाइज करने की बात 2019 के एक्ट में अमेंडमेंट में हुई है। रिलेट करके या दो चीजों को कंपेयर करके चीजें जल्दी समझ में आती है। तो यूनिवर्सिटी वाले एग्जांपल से एग्जैक्टली कंपेयर करना है, वो एग्जांपल आर्बिट्रेशन नहीं है पर उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे आया समझ में क्या बोल रहे हैं, आगे देखो। The committee has also recommended certain amendments to the act to minimize the need to approach the court for appointment of arbitrators. देखो पहले क्या होता था कि अगर आपको आर्बिट्रेटर चाहिए तो आप कोर्ट के पास जाते थे, तो कोर्ट का काम बहुत बढ़ जाता था। जो अपने केसेस है वो तो सॉल्व करना ही करना है, प्लस अगर पार्टीज बोलती हैं तो फिर उनके कहने पे आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट करके देना है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते थे, उनसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का कहते थे जब खुद से नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट का काम है
जिसमें कोर्ट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसको मिनिमाइज कर दो। क्यों कर दो? तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की जगह एक इंस्टीट्यूशन होगा, वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। वहां पे आर्बिट्रेटर्स रजिस्टर्ड होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, और आपको जो आर्बिट्रेटर पसंद आ रहा है वो आर्बिट्रेटर आप वहां से उनको बोल सकते हो, वो आपको अपॉइंट करके दे देंगे। तो अब आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के लिए पहले जो कोर्ट में जाना पड़ता था वो काम नहीं करना पड़ रहा है। अब कौन कर देता है वो काम? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। और उन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग कौन देता है? तो उनको ग्रेडिंग देती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आगे जिसका नाम हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी, आपको आते जाएगा। आगे बढ़ो। आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ सेड रिकमेंडेशंस विद अ व्यू टू मेक इंडिया अ हब ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, मतलब इंडिया में आर्बिट्रेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है इस अमेंडमेंट का उद्देश्य। वापस कहता हूँ, टू इंस्टीट्यूशनलाइज द आर्बिट्रल प्रोसेसेस एंड द प्रोसेस ऑफ, या यूं कहें एंड द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन is the main objective of this amendment। और इतना ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन ही नहीं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भी इंडिया को एक हब बनाना है ग्लोबल लेवल पे, कि और भी दूसरे देशों के लोग अगर उनके यहाँ पर आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर्स नहीं है तो हमारे यहाँ आके वो या हमारे लोगों को अपॉइंट करके आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। इससे जब हम आर्बिट्रेटर्स तैयार करेंगे हमारे देश में तो वो भी कमा के देंगे हमको फॉरेन करेंसी, बाहर जाके आर्बिट्रेशन करके आएंगे और उस आर्बिट्रेशन की फीस लेके आएंगे। तो ये भी एक जरिया है। तो हम इंडिया में आर्बिट्रेशन की कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, आगे तो चलो, कोई डाउट तो नहीं किसी को? केशव, चलो नीचे आते हैं। Salient features of the Arbitration and Conciliation Amendment Act inter alia as follows. Among other things, ये salient features हैं। पहला, salient features मतलब वो जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट में क्या है, मतलब जो पुराने सेक्शंस हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, पूरा एक्ट वो अपनी जगह है, उसको नहीं भूलना है अपने को। आप लोग अगर इतने दिन से ये सोच रहे थे कि ये एक्ट तो पूरा ही चेंज हो गया है, तो हम जो पुराना वाला है उसको नहीं पढ़ेंगे सर, जब अमेंडमेंट कराएंगे तभी कराएंगे। और जस्ट इन केस में अमेंडमेंट नहीं कराता, मान लो फॉर एनी रीजन में अमेंडमेंट नहीं करा पाता, तो आप छोड़ के चले जाते, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको इंस्टीट्यूट से मिले भी थे अमेंडमेंट्स तो आपको एक बार देखना था और उसको समझने की कोशिश करना थी। कराना मेरा कर्तव्य वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ भी छोड़ना ये गलत है। ये सोच के कि अमेंडमेंट आया है तो हम अपना मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे या हम अपनी सर के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, ये गलत था। अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी भारी गिल्टी फील कर ले थोड़ी देर के लिए, चलेगा। सेक्शन 11 में अमेंडमेंट आया है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स को लेके। और अभी का सिस्टम था, जनरली आप खुद नहीं अपॉइंट कर पाते थे तो कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। लेकिन अब आप कहाँ जाओगे? वो सिस्टम चेंज हो गया सेक्शन 11 वाला। अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके कौन देगा आपको? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करके देंगे। और वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे? विच आर डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना काम डेलीगेट कर दिया। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का काम अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं करते हैं, अब कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो करते हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का काम। ठीक, नीचे आओ। फिर अगला अमेंडमेंट है इसमें, टू इंसर्ट अ न्यू पार्ट 1A to the act for the establishment of incorporation of an independent body named as Arbitration Council of India for the purpose of grading arbitral institutions and accreditation of arbitrators। देखो वापस सुनो, तीन चीजें हैं इसमें। आर्बिट्रेटर हमको मिलता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से, और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन मिलती है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो 3 टियर सिस्टम बना लो दिमाग में आप फटाफट से। सबसे बड़ा है हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन को लेके, सबसे बड़ा है आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? जितने भी अलग अलग स्टेट लेवल या सिटी लेवल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, उन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडिटेशन देता है, ग्रेडिंग देता है। A+, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, अच्छी है बुरी है, इनको मान्यता देना नहीं देना, ग्रेडिंग। और उन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस में एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से 20 आर्बिट्रेटर जुड़े हैं।
किसी दूसरे से 30 जुड़े हैं। ये जितने भी आर्बिट्रेटर्स हैं भारत भर में जो जुड़े हैं अलग अलग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से, इनको भी एक्रेडिटेशन देता है, यानी कि अगेन रिकॉग्निशन देता है। और एक्रेडिटेशन मिलने के बाद फ्रॉम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक्रेडिटेशन मिली एज एन आर्बिट्रेटर, उसके बाद ही आप भारत में एज एन आर्बिट्रेटर किसी का आर्बिट्रेशन कर सकते हो। यानी कि आप, मैं और रामलाल के बीच में झगड़ा है और हमने कहा कि भाई श्यामलाल से कराएंगे, तो ये सिस्टम अब बंद हो गया है। ये खास अमेंडमेंट का की है कि अब ये सिस्टम बंद हो गया है। पहले हम किसी भी रैंडम व्यक्ति को आर्बिट्रेटर बना सकते थे, अब भारत सरकार बोलती है कि आर्बिट्रेशन का काम जो ऑफिशियली एक्रेडिटेटेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो ही करेंगे। अब गौरव और राहुल के बीच में झगड़ा हो और उन्होंने कहा कि यार सौरभ अपना दोस्त है, ये समझदार है, इससे करा लेते हैं, तो ये अब नहीं हो सकता। और अगर करा भी लें तो उस आर्बिट्रेशन को वैलिड आर्बिट्रेशन नहीं माना जाएगा, वो पर्सनल लेवल पे माना हुआ एक आर्बिट्रेशन है जिसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो लीगल इन्फोर्सिबल जिसकी अपील कोर्ट में की जा सके, जिसके मतलब जिसकी केस बाद में कोर्ट में लगाए जा सके और कोर्ट में दिखाया जा सके कि हमारा आर्बिट्रेशन का डिसीजन है, और कोर्ट उस डिसीजन को मान के फिर आगे की कार्यवाही करे, ऐसा कोई एनफोर्सेबल आर्बिट्रेशन अगर करना है तो वो तो अब एक्रीडिटेड आर्बिट्रेटर्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। और ये एक्रीडिटेटेड आर्बिट्रेटर्स जो होंगे ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होंगे। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कौन होंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ग्रेडेड होंगे, जिनको ग्रेड दी हुई होगी, जो रिकॉग्नाइज्ड होंगे बाय आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये नई चीज डाली इस एक्ट में मेनली। हर स्टेट में बनाए गए हैं या एक स्टेट में ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं, इसके लिए कोई मेंशन नहीं है एक्ट में, अमेंडमेंट में। जितने चाहे बना सकते हैं, जो व्यक्ति चाहे वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाके और कह सकता है कि हम एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, और वो बना सकता है बाय फाइलिंग वेरियस फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जो भी हैं। प्रोसीजरल एस्पेक्ट यहाँ नहीं दिया है, थ्योरेटिकली दिया है इंपॉर्टेंटली, और अच्छा भी करा है। ठीक है शिवानी, हर स्टेट में एक तो हो गई होगा मिनिमम, या और बन रहे होंगे, अभी तो नया नया एक्ट है, धीरे धीरे बन ही रहे होंगे। तीसरा है, इन केस वेयर नो ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर अवेलेबल, द चीफ जस्टिस of the concerned high court may maintain a panel of arbitrators for discharging the functions and duties of arbitral institution। अब आपके प्रश्न का जवाब ही आ गया शिवानी। अगर किसी स्टेट में या किसी जगह पर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है तो उस केस में उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कुछ समझदार लोगों की एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स खुद मेंटेन करेगा, उनको अपॉइंट करके, जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का फंक्शन निभाएगा। वापस बोलता हूँ, जिन स्टेट में अभी तक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं बने हैं उन स्टेट्स का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो कुछ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करके उनकी एक पैनल बना लेगा और उसको मेंटेन करेगा, और वो पैनल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो काम करती है वो काम वो करेगा। तो जब तक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहा है तब तक वो सारा काम पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स निभाएगा। ठीक है सर, तो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा ना? प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा। अब वो जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है उस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास आप जाके आर्बिट्रेटर मांगोगे और वो आपको लिस्ट देंगे, उसमें से किसको चुनना है ये हमेशा आपके पास ऑप्शन होगा, और उनको चुनने का जो प्रोसीजर होगा वो अभी भी पार्टीज ही डिसाइड करेंगी। तो प्रोसीजर तो अभी भी होगा आस्था। ठीक, कुल मिला के आप ऐसा समझो, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अमेंडमेंट इन सेक्शन 23 हुआ है एक, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ये अपन ने पढ़ा था। किसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्लेंटिफ करता है और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस डिफेंडेंट देता है। दो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ अपना क्लेम करता है कि मुझे इतना लेना है, ये मेरी समस्या है, तो डिफेंडेंट अपना डिफेंस का स्टेटमेंट देता है कि मैं अपने बचाव में ये कहना चाहता हूँ। दोनों अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, एक क्लेम का, दूसरा डिफेंस का। तो इसके बारे में अब एक नया रूल आया है सेक्शन 23 में अमेंडमेंट होके कि ये जो पूरा प्रोसीजर है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देने का, फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने का, ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने महीने में? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जिस दिन आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का नोटिस दिया है कि आज से आप हमारे आर्बिट्रेटर, उस अपॉइंटमेंट के नोटिस की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस पहुंच जाना चाहिए। ठीक, आर्बिट्रेटर के पास।
फिर क्वेश्चन आया है सर, बट व्हाई देयर इज एन ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग एन आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, वी पर्सनली डोंट नो ईच अदर। नहीं शिवानी, ऐसा नहीं होगा। आप हो सकता है आर्बिट्रेटर को पहचानते हो। फर्ज करो मध्य प्रदेश के आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में, या मध्य प्रदेश में 4-5 आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, उनमें से किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में मैं एज एन आर्बिट्रेटर रजिस्टर्ड हूँ, और आपने इंदौर के जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है वहां पर अप्लाई किया कि सर मैं शिवानी और सौम्या, हम दोनों के बीच में झगड़ा है, हमको आर्बिट्रेटर दो, और उन्होंने एक आर्बिट्रेटर दे दिया और वो आर्बिट्रेटर मैं ही हूँ, या 3 आर्बिट्रेटर दिए और एक मैं हूँ, एक स्विना मैम है, एक विशाल सर है। तो मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, अपनी सौम्या नहीं, कोई और सौम्या है जिसको आप जानते नहीं, लेकिन ये तीनों टीचर आपको तो जानते हैं, तो कहीं बायसनेस हो सकती है कि नहीं हो सकती इसमें। इसलिए प्रोसीजर तो यही है कि आर्बिट्रेटर की लिस्ट आपको दिखाई जाएगी कि हमारे पास इस पैनल में आर्बिट्रेटर्स हैं, और चूज करना होगा पार्टीज को अपने हिसाब से एक एक आर्बिट्रेटर, और फिर वो दोनों मिलकर एक आर्बिट्रेटर चूज करेंगे। वो रूल तो अपनी जगह लग रहा है जो अपन ने एक्ट में पढ़ा था, ठीक है क्या? इंडिपेंडेंसी का लफड़ा यहाँ भी पड़ सकता है, इसलिए चलो, the arbitral institution and the parties shall maintain confidentiality of the information relating to arbitral proceedings। ठीक है, जो पार्टीज होंगी वो आर्बिट्रेटर खुद और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, यानी कि सीक्रेट रखेंगे सारी प्रोसीडिंग को। और उसके अलावा आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स जो हैं, एक या एक से ज्यादा जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एनी एक्शन और ओमिशन डन इन गुड फेथ इन द कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। किसको बचाने की बात कर रहे हैं? आर्बिट्रेटर को। किस बात से? कि कल को आर्बिट्रेटर से कुछ गलती हो जाती है, कुछ ओमिशन हो जाता है या कुछ एक्शन हो जाता है। ओमिशन मतलब कुछ करना था पर भूल गया, और एक्शन मतलब कुछ नहीं करना था पर उसने एक्शन वैसी कर दी। याद करो, ये दोनों लॉजिक बताए थे आपको। तो अगर आर्बिट्रेटर से ऐसी कोई गलती हो भी जाती है तो ये एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर उसने भेदभाव नहीं किया है, गुड फेथ में बोनाफाइड तरीके से ही सब कुछ किया है, डिसीजन मेकिंग दोनों पार्टीज को ध्यान में रख के, इंडिपेंडेंट तरीके से, बिल्कुल इम्पार्शियल होके, फिर भी अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उस बात का उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये एक्ट? आर्बिट्रेटर या प्लूरल आर्बिट्रेटर्स को किसी भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग, यानी उसके खिलाफ कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। किस बात की सूट? कि उसने कोई ऐसी एक्शन या ओमिशन कर दी हो, लेकिन अगर वो उसने गुड फेथ में की हो ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, तो फिर उसकी गलती होने के बावजूद भी उस आर्बिट्रेटर पे बेचारे पे कोई केस नहीं होगा। इस बात की प्रोटेक्शन इस एक्ट ने आर्बिट्रेटर को दी है। समझ आया इतना पूरा अच्छे से? बढ़े क्या आगे बच्चे लोग? बोलो फटाफट, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ से स्टार्ट होती डिटेल्स, क्या क्या है। अब ये इतनी पढ़ने की नहीं है, हुआ ये है इन्होंने एक्ट का जो हमने सब्सटेंशियली एक्ट पढ़ा है, जो नोट्स में भी है, उसको काफी हद तक ऐसा कैसे उठा के बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है। जो छोटे मोटे चेंजेस हैं उनके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है वो भी ऐसा कैसा पेस्ट कर दिया है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट से कितनी चीजों को लेकर अमेंडमेंट हुआ है। तो पहला सेक्शन 11 में अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर। किसी भी देश का व्यक्ति आर्बिट्रेटर बन सकता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। अगर पार्टीज ने कुछ और अग्री किया है तो बात अलग है, अदरवाइज एनीबडी कैन बी आर्बिट्रेटर। जर्मन, चाइनीज नहीं बनाएंगे अपन, चाइना से झगड़ा चल रहा है, बाकी किसी भी देश का, इवन चाइना का भी बना सकते हैं, जैसे सीरियसली मत लेना बात। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि सबसेक्शन 6 को ध्यान में रखते हुए एक चीज और याद रखना कि पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। बोला था ये आस्था ने क्वेश्चन पूछा था, सर फिर प्रोसीजर तो कुछ होगा ही नहीं अपॉइंटमेंट का। नहीं, प्रोसीजर पार्टीज फ्री हैं अपॉइंट करने के लिए कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, किसको और किस तरीके से अपॉइंट करना है। कहाँ से मिलेगी लिस्ट आपको? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से। फिर सबसेक्शन 3 कि अगर आप कोई अग्रीमेंट नहीं कर पाते हो, कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर पाते हो, ऊपर लिखा है ना सबसेक्शन 2, पढ़ना सीखो यार लॉ। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 ये बोलता है कि वो अग्रीमेंट बनाना, अगर आप फेल हो जाते हो, वो अग्रीमेंट जो आपको बनाना चाहिए लेकिन उसको बनाने में आप फेल हो जाते हो या नहीं बना पाते हो, कौन सा अग्रीमेंट? जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 अबव है वहां पे रेफर किया है। इसका मतलब ऊपर आओ और सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में क्या रेफर किया है, किसके बारे में बात की है? कि आप अग्री कर सकते हो
खुद का प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, और नीचे कह रहे हैं कि इसमें जो लिखा है वो करने में अगर आप फेल हो जाओ, यानी बेसिकली अगर आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का प्रोसीजर खुद से डिफाइन न कर पाओ, खुद से अग्री न कर पाओ, ठीक, तो इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स, इन दैट केस अगर 3 आर्बिट्रेटर होंगे तो दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और फिर वो जो 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, सेम प्रोसीजर है जो एक्ट में पढ़ा था अपन ने नोट्स में, हाँ या ना? ये होता है इन जनरल इफ नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। बोलो भाई एक जना, हाँ या ना? चलो फिर है, according to subsection 3A, Supreme Court and High Court shall have the power to designate arbitral institutions from time to time which have been graded by the council under 43I of for the purpose of this act. हाँ, ऊपर भी आया था ये, किसी भी स्टेट के जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होंगे जिनके साथ आर्बिट्रेटर जुड़े हुए होंगे, जहां जाके आप आर्बिट्रेटर मांगोगे, वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? डेजिग्नेट हियर मींस अपॉइंट कौन करेगा? उस स्टेट का हाई कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है। और उसको ग्रेडिंग कौन देगा? उनको ग्रेडिंग और रिकॉग्निशन कौन देगा कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं और इनका काम बढ़िया चल रहा है? वो ग्रेडिंग करने का काम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा, ठीक। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और उससे जुड़े हुए आर्बिट्रेटर्स, जो आर्बिट्रेटर्स होंगे वो हमारा आर्बिट्रेशन करेंगे, और जिन आर्बिट्रेटर्स को हम चुन लेंगे 5, वो कहलाएगा हमारे आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड इंडिविजुअली एवरीबडी वुड बी नोन एज आर्बिट्रेटर, ठीक। वो जो एक्ट में वर्ड है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर, वो ऐसे कैसे ही है, उनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, नॉट अवेलेबल है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा जो कि उस स्टेट के लिए या उस एरिया के लिए आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का काम करेगा। ये तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं जब हम सैलिएंट फीचर्स देख रहे थे। अच्छा, उस आर्बिट्रेटर को फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। कितनी? एक रेट में मिलेगी, जो रेट इस एक्ट के पीछे 4th शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, उस रेट पे फीस मिलेगी। मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन फ्री में नहीं होगा। अब वो नहीं ले, खुद से बात अलग है, लेकिन अगर वो लेना चाहता है तो आपको देना ही पड़ेगा, और वो करोड़ों अरबों रुपए मांग सकता है, नहीं। रेट दिए हैं एक्ट के पीछे 4th शेड्यूल में, उस रेट के हिसाब से आर्बिट्रेटर को फीस पे की जाएगी, ठीक है। फिर ये जो पैनल बनाई है, अपन ने अभी बात की थी, अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है किसी स्टेट में तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पैनल बना लेगा, और वो पैनल ही जो है, पैनल यानी ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स, 5, 7, 8 लोग, वो 5, 7, 8 आर्बिट्रेटर्स ही आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का काम करेंगे, और वही आर्बिट्रेटर भी होंगे। ये क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका रिव्यू कौन करेगा? इसका रिव्यू वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलो, अब ऊपर देखो, अब सबसेक्शन 3 में क्या लिखा था? सबसेक्शन 3 में क्या था कि अगर आप खुद अपॉइंट नहीं कर पाते हो तो फिर 3 आर्बिट्रेटर अगर हो रहे हैं तो दोनों पार्टीज एक एक अपॉइंट करेंगी। खुद से अगर चूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप प्रोसीजर खुद से नहीं बना पा रहे हो, प्रोसीजर खुद से नहीं बना पा रहे हो तो ये फाइनल प्रोसीजर ये होगा कि दोनों पार्टीज एक एक अपॉइंट करेंगी और वो दोनों मिलके पहला अपॉइंट करेंगे। ये बात लिखी थी ना ऊपर सबसेक्शन 3 में। तो ये सबसेक्शन 4 जो है 11 का, वो बोलता है प्रोवाइड दैट इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सबसेक्शन 3 इज अप्लाइड, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसके बाद का याद करो, ऐसा कैसे नोट्स में था, यही था कि एक पार्टी को अपॉइंट करना आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट टू डू सो। अब वो दोनों मिलके अगर तीसरा अपॉइंट नहीं कर पाते तो क्या होगा, ये भी नोट्स में था, देखना जरा बी पॉइंट। हाँ, इशू टू इशू डिफर कर सकते हैं, रेट 4th शेड्यूल में है। फिर अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 इन एन आर्बिट्रेशन विद अ सोल आर्बिट्रेटर, इफ द पार्टीज फेल टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज रिसीट मिलने के बाद, द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 11। ठीक है, यहाँ तक का तो हमारा पूरा नोट्स में ही है, तो ये हम स्किप कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड नोट्स में से उठाना है आपको, ये सब जितना भी है नीचे का पूरा।
और आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। नोट्स से मिलता जुलता है, मतलब एग्जैक्टली अगर नोट्स में नहीं भी हो तो ये नोट्स में जो पॉइंट है उनसे बिल्कुल मिलते जुलते पॉइंट। आप एक बार जरूर देखना प्लीज इसको, मैंने कहा था आपको कल रात को कि एक बार पढ़ना इन सबको। किसी को कोई जवाब ही नहीं आया कि हाँ सर पढ़ेंगे, 2-3 बच्चों के अलावा। मैं कल तो एक्सपेक्ट कर रहा था रिप्लाई कि यार हाँ ना कुछ तो बोलेंगे कि हाँ सर हम पढ़ के रखेंगे, पर कल बच्चों ने कुछ कहा ही नहीं मुझसे। विद इन 30 डेज केशव। गुड। अब यहाँ आओ सीधे सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। सेक्शन 11 के मोटे मोटे हमने चीजें ले ली, जो बची हुई छोटी मोटी चीजें हैं 5-7-8 सब सेक्शन जो नीचे को एक बार रीड ओनली है, आप पढ़ना। इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। याद करो हमने इंटरिम वर्ड का पहले मीनिंग समझा था, इंटरिम यानी बीच में, ठीक। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे आ गए हम। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं? हमने आर्बिट्रेटर्स चूज कर लिए हैं, और वो आर्बिट्रेटर्स जो चूज कर लिए हैं जो हमारा आर्बिट्रेशन अब करेंगे, वो हमारे लिए क्या है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। और उनके पास हमारा केस चल रहा है, और वो केस के दौरान अगर बीच में कोई ऑर्डर देना चाहे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे सकती है क्या? फाइनल एच नहीं पढ़ना है क्या? एच क्या है? ऊपर सबसेक्शन में कुछ है क्या क्लॉज एच? क्या बोल रहे सिद्धांत? नीचे आओ। अगर बीच में कोई डिसीजन पास करना हो तो कर सकती है क्या? याद करो जो पुरानी बैच के बच्चे उनको तो पढ़ा हुआ है सीपीसी सीआरपीसी। हम लोगों ने इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पढ़े थे जूरिस्प्रूडेंस में, याद आ रहा है? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स है ना? तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स वही इंटरिम ऑर्डर्स बीच में। तो क्या कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बीच में ऑर्डर पास कर सकती है? हाँ। किस किस तरह के ऑर्डर पास कर सकती है? तो देखो पॉइंट नंबर 1, अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या माइनर है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करने का इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। कि देखने में ये आ रहा है कि दो पार्टीज में से एक पार्टी माइनर है, या इसमें कहीं माइनर भी जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी के केस में, तो फिर इस माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाए। तो ये ऑर्डर बीच में पास किया। अभी कौन जीता कौन हरा ये तो फाइनल डिसीजन आएगा, पर बीच में अभी इतना डिसीजन दिया है कि माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाए, या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए। फिर इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जिनके लिए वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 के फिर कुछ पॉइंट है, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके बारे में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, और लगता ये है कि एक पार्टी जिसके पोजीशन में है वो पार्टी उसको कहीं बेच देगी, तोड़ देगी, जला देगी, कुछ भी हो सकता है, या वो गुड्स नष्ट कर देगी, तो आर्बिट्रेटर बीच में ही ये इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है कि इंटरिम कस्टडी हमको दो, या इसको इस तरह से प्रिजर्व किया जाएगा, या आप इसको बेचोगे नहीं, या बेच दो क्योंकि ये पेरिशेबल है, जो भी पैसा आया हमको दो, फिर आखिरी में जो भी जीतेगा उसको हम पेमेंट दे देंगे। ठीक है? तो ये सारी बातें आर्बिट्रेटर के पावर में है इंटरिम ऑर्डर पास करने की। लॉजिकल बात है ना यार, कि बीच में डिस्प्यूट तो चल ही रही है, अभी से इस मोबाइल को लेके डिस्प्यूट चल रही है मेरे और रामलाल के बीच में, मोबाइल को लेके डिस्प्यूट चल रही है, और मोबाइल के पास का पोजीशन अभी मेरे पास है। तो डिस्प्यूट का रिजल्ट आएगा बाद में कि रामलाल का है असल में कि मेरा है, लेकिन अभी पोजीशन मेरे पास है, और मैंने डिस्प्यूट के रिजल्ट आने के पहले बीच में किसी को बेच के पैसे खा के भग गया, तो फिर तो डिस्प्यूट का जो डिसीजन आएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, रामलाल तो अग्रीव्ड ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो क्या डिस्प्यूट शुरू होने के बाद कोर्ट में केस गया, आर्बिट्रेटर के पास केस गया, जिस किसी के पास भी हम गए, और उसने बीच में ये हम पे ऑर्डर लगा दिया कि आप इसको बेचोगे नहीं या नष्ट नहीं करोगे, और किया तो फिर हम पेनल्टी लगा देंगे। तो अब ये इंटरिम ऑर्डर मेरे को मानना है, और अब उस मोबाइल को प्रिजर्व करके रखना है या कस्टडी में रखना है, एज मे बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। इसके पीछे का लॉजिक सही होना चाहिए बस, बाकी तो आप कंटेंट खुद से भी डेवलप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 का ये आया समझ में अच्छे से बच्चों को? पॉइंट नंबर 2 का बी, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में जो अमाउंट है डिस्प्यूट में वो सिक्योर कर सकते कि लो भाई कितने की डिस्प्यूट है, 3 लाख की, लो मुझे तो ये अमाउंट हमारे पास जमा कर दो, आखिरी में जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे। चित्रकारी अगर किसी ने करी है नोट्स के ऊपर तो उसको अटेम्प्ट की कसम है, ये बदमाशी मत करना ना, कोई भी अटेम्प्ट की कसम है, करना मत ये बदतमीजी। चलो कौन कर रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, पर प्लीज मत करो। तीसरा है तो वो जो अमाउंट है वो भी सिक्योर करके रख सकते हैं, कल को इसके पास नहीं रहा
तो फिर ये कैसे देगा? तो अभी जमा कर दे, फिर जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन के बाद अगर तू जीता तो तेरे को लौटा देंगे, और नहीं जीता तो ये अमाउंट हम सामने वाली पार्टी को दे देंगे। ऐसा आवश्यक परिस्थितियों में, नॉट ऑलवेज, यहाँ अपन पावर पढ़ने की, उनके पास बीच में इंटरिम ऑर्डर में ये बात कहने का भी पावर है। समझ आ रही चीज? अगला पॉइंट भी वही है, ए पॉइंट से मिलता जुलता। किसी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। डिटेंशन यानी बंद करके रख दिए, प्रिजर्व करके रख दिए, या हम बीच में जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या है वो प्रॉपर्टी, जरा दिखाना जिसको लेके डिस्प्यूट है। हो सकता है हम देख के हमको लगे कि इस पे किसका अधिकार है। सैंपल ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह की वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के साथ विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं एज द सर्कमस्टेंसेस डिमांड, ताकि वो हमारे लिए एक अच्छा एविडेंस बन के कल को डिसीजन देने के भी काम आए। तो बीच में ये ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि हम उसको चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, डिटेन करके रखेंगे, यानी बंद करके रख देंगे अभी, ताकि कुछ हो ना जाए। ऐसा किसी के लैंड एंड बिल्डिंग में आप एंटर कर सकते हो और वहां जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो। फिर बीच में इंजंक्शन लगा सकते हैं, इंटरिम इंजंक्शन। याद करो, इंजंक्शन बताया था फाउंडेशन में भी, और अपन ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ रखा है पुराने बच्चों। इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर, ठीक है। तो स्टे ऑर्डर पास करने का भी अधिकार है कि अभी रुक जाओ, अभी इस पैसे को कहीं भी मत खर्चो, इस पैसे को लेकर विवाद है, अभी इस प्रॉपर्टी को कहीं मत बेचो। इंजंक्शन लगा दिया। जंक्शन यानी कि रोक लगाना। जंक्शन पे आके गाड़ी रुक जाती है ना, अपन ऐसे याद किया था, छोटे मोटे स्टेशन पे रुके रुके, जंक्शन पे जरूर रुकती है। तो जंक्शन से ही बना इंजंक्शन, जिसका अर्थ है रोक लगाना या स्टे ऑर्डर लगाना, ठीक है। रिसीवर अपॉइंट करने का भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई इस प्रॉपर्टी के लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, और इसके अलावा सच अदर इंटरिम मेजर्स जो भी जरूरी हो। ठीक है बच्चों, चलो ये सेक्शन 11 के बाद सेक्शन 17 में जो अमेंडमेंट्स है वो हो गए। अब अपन आते हैं सेक्शन 23 में जो अमेंडमेंट्स हैं, नीचे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, अब वापस देखते हैं इसको। ऊपर क्या लिखा था कि पहले जो टाइम लिमिट के बारे में कुछ विशेष नहीं कहा गया था, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि प्लेंटिफ विल सबमिट एंड डिफेंडेंट विल सबमिट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोल्ड अंडरलाइन करना, आप कम शब्दों में बोल गया, मैं वापस बोलता हूँ आपके लिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द प्लेंटिफ विल सबमिट एंड द डिफेंडेंट विल सबमिट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस रिस्पेक्टिवली, दोनों within a period of 6 months from the date of giving the notice of appointment to the arbitrator. आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का आपने नोटिस दिया, उसके 6 महीने में आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस जमा हो जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब नीचे आओ, सबसेक्शन इसके साथ साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, कोई रेफरेंस देना हो कि देखो उस तारीख को मैं वहां था डिफेंस में, कि सर इसने आरोप लगाया है कि मैं उस समय मौजूद था वहां पर उस मौके पे, लेकिन मेरे ये टिकट्स हैं। तो जितने भी एविडेंस रेफरेंस आपको देने, वो भी सब उन्हीं 6 महीने के अंदर देने, अलॉन्ग विथ योर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। कोई आपको सेट ऑफ क्लेम करना हो, अब ये सेट ऑफ अभी दिमाग मत लगाना, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये आप वर्ड अभी यहाँ से उठा लेना, बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा जब काउंटर एंट्री मारना। सेट ऑफ मतलब अभी शॉर्ट में इतना बता देता हूँ आपको कि रामलाल ने श्यामलाल पे 1 लाख का केस ठोका आर्बिट्रेशन में, तो श्यामलाल ने कहा एक रसीद दिखा के सर मेरे को भी तो इससे 50,000 लेना है, वो तो इसने दिए ही नहीं पिछली बार के, तो वो 50,000 कम करो तो बचते 50,000 है, 50,000 में देने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 लाख रामलाल को देना है और 50,000 रामलाल को श्यामलाल से लेना है, तो लेना देने का सेट ऑफ कर दिया, तो जो बचा वो फाइनल अमाउंट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। और काउंटर क्लेम मतलब रामलाल को अपनी बाइक लेना है श्यामलाल से, तो श्यामलाल को रामलाल से अपना स्कूटर लेना है, तो दोनों के काउंटर क्लेम है, अलग अलग क्लेम है, एक क्लेम से दूसरा क्लेम फिटूस नहीं हो रहा है, दोनों के अलग अलग क्लेम है, इसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। पूरा ही बता दिया, वहां भी यही बताएंगे एग्जैक्टली। चलो, तो कोई अगर आपका काउंटर क्लेम या सेट ऑफ आ रहा है, वो भी आपको उस 6 महीने में ही बता देना है। कुल मिला के अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस प्लस अपने सारे एविडेंस, सारे स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस जो आपके पास हैं वो सारे। चलो भाई, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस की हम लोग बात कर रहे थे। आते हैं वापस, हमारा क्लेम, हाँ काउंटर क्लेम वगैरह तक हो गया था। फिर
अच्छा, किसी व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या डिफेंस एक बार फाइल कर दिया है, उसके बाद अगर वो उसमें कुछ चेंजेस या अमेंड करना चाहता है या सप्लीमेंट करना चाहता है कि सर वो कुछ और चीजें ऐड करनी है, सप्लीमेंट है ना, उसके साथ कुछ चीजें ऐड करनी, मैं शुरू में कहना भूल गया था, शुरू में ये एविडेंस देना भूल गया था या मुझे मिला नहीं था अभी मिला है, तो बीच में भी वो अपना क्लेम या डिफेंस में कुछ न कुछ सप्लीमेंट या अमेंड कर सकता है। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर्स को या ट्रिब्यूनल को लगता है कि गलत बात है, तो तेरे पास था और तूने पहले नहीं लाया जानबूझ के, या तू जानबूझ के डिले कर रहा है, या उनको लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है कुछ, तो वो मना भी कर सकते हैं। तो ये सोल राइट किसके पास रहेगा कि उसके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस में कोई अमेंडमेंट या सप्लीमेंट अलाउ करना या नहीं करना, दिस विल बी एट दी ऑप्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर। चलो, अच्छा, तो और ये कितने समय में पूरा हो जाएगा, अपन ने ऊपर भी बात की थी, ये पूरा सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, उसमें अमेंडमेंट करना हो, कुछ और देना हो, रेफरेंस देना हो, काउंटर क्लेम सेट ऑफ के आपको कुछ अगर डिमांड करनी हो, वो सब कुछ कितने महीने में पूरा हो जाना चाहिए। तो यही इस पूरे सेक्शन 23 का जिस्ट है, शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रेटर को जो नोटिस दिया था उस डेट से। चलो, अगली हेडिंग है सेक्शन 29A, द टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड कह रहे हैं कि अगर आर्बिट्रेटर के पास केस पहुंचा है, तो जिस दिन केस पहुंचा है उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर्स को डिसीजन दे देना है और आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग कंप्लीट कर देना है। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। बहुत अच्छा, यानी कि जिस दिन आर्बिट्रेटर को सारे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस मिल गए थे उस दिन से 12 महीने, यानी कि टोटली कितना हो गया, डेट ऑफ नोटिस से 18 महीने। देखो कितना बढ़िया रेफरेंस है यहाँ पे, फिर अपन लॉ पढ़ना सीख रहे हैं, है ना, फिर लॉ पढ़ना सीख रहे हैं। क्या लिखा है, अवार्ड जो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को छोड़ के बाकी जितने भी अवार्ड हैं, मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के है, तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के जितने भी डिसीजन हैं वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कितने महीने में दे देगी, बोले विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months। और वो 12 months कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। तो 23 सबसेक्शन 4 का करके अब वहां पे क्या लिखा था कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस का प्रोसीजर हो जाना चाहिए, रीडिंग पूरी हो जानी चाहिए आपकी, आपने बात जो क्लियर कर रहे हो, इसका मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से 6 महीने के अंदर अंदर रीडिंग हो जानी चाहिए, रीडिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, और 6 महीने जितनी पूरे उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर डिसीजन लेके कंप्लीट कर देगा मामला। यानी कि यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना अलाउड है, 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर गिविंग नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। लॉजिक बनना कि नहीं बनना, जवाब दो भाई फटाफट। आया? फिर अभी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को तो छोड़ दिया इन्होंने, आगे क्या कह रहे हैं, provided that the award in the matter of international commercial arbitration may be made as expeditiously as possible and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months। यहाँ पर उन्होंने कोशिश करो कि 12 महीने में हो जाए, as soon as possible, लेकिन कंपलसरी नहीं किया है क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दों में टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए इंटरनेशनल कमर्शियल मामलों में द टाइम लिमिट इज कोशिश करके 12 महीने, अदरवाइज जितना लग जाए कोई बात नहीं, और वहां पर कंपलसरीली 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रोसीजरल है, मतलब और भी चीजें हैं कि ऐसा करो तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है, अगर आप सफिशिएंट कॉज दे दो तो, ये सब बातें रीड ओनली, आपको खुद से पढ़ना है, ये एक बार देखिएगा आप लोग। वी कैन स्किप दिस 29 को, फिर बढ़ा जाओ ना, इधर आओ, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, पेज नंबर 7 पे। हाँ भाई, सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड हमने पढ़ा है क्या पहले? और रूल्स याद आ रहे हैं कि कब कब किन किन कारणों से हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, पढ़ा हुआ है वैसे हमने। provides that recourse to a court against an arbitral award may be made by filing an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3 of section 34। section 34 बोलता है कि आप आर्बिट्रेटर के द्वारा दिए गए डिसीजन यानी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हो। सेट असाइड कर सकते हो मतलब दरकिनार कर सकते हो कि हमको नहीं मानना, नहीं पसंद आ रहा हमको डिसीजन,
ठीक है, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको सेटिसाइड करने के लिए? कोर्ट में। और उसका क्या प्रोसीजर होगा? बोले वो प्रोसीजर जो इसी सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में लिखा है उस तरीके से और उन ग्राउंड्स पे होगा। तो ठीक है, ये तो यानी कि अब सेक्शन 34 का सबसेक्शन 1 तो इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ हेडिंग दे रहा है, अंदर कंटेंट सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में लिखा है। लॉ पढ़ना आ रहा है हमको अब हमेशा के लिए, हर जगह काम आने वाला है। तो क्या बोलता है सेक्शन सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का? द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन shall establish on the basis of the record of the arbitral tribunal that जो भी पार्टी अप्लाई कर रही है सेट असाइड करने के लिए कि हमको नहीं मानना ये डिसीजन, हम इस डिसीजन को सेट असाइड करते हैं, दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमको नहीं पसंद आ रहा है, तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? रिकॉर्ड के बेसिस पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक पार्टी इनकेपेबल थी, माइनर थी, या किसी का जो भी था इनकेपेबल थी, इनकेपेसिटी में थी, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है लॉ के हिसाब से। जो भी अभी लॉ इन टाइम बिंग इन फोर्स भारत में जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं अभी फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उन लॉ के हिसाब से जो हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना है वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, वॉइड है, ये प्रूव कर दे। और में है सब। तीसरा, या आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन आया है वो एक ही पार्टी के कहने पे आया है, मैं तो था ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई, या मुझे प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया गया आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का, या मुझे नोटिस तो दिया गया था पर उस दिन मैं आ नहीं पाया किसी कारण से, और मैं नहीं आ पाया तो एक्स पार्टी डिसीजन कर दिया। तो एक बार मुझे मौका तो देते वापस आने का, ये एक्स पार्टी होना अच्छी बात नहीं है ना। फिर द आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलिंग विद इन द terms and of the submission to arbitration or it contains a decision on matters beyond the scope of submission to arbitration। इस पैराग्राफ का अर्थ है फोर्थ वाले का कि आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो इस तरह का अवार्ड है, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड अवार्ड है जो आर्बिट्रेटर्स के जुरिस्डिक्शन में ही फॉल नहीं करती है, फॉल यानी कि उनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती है। जैसे फैमिली कोर्ट का मैटर है, तलाक का केस आर्बिट्रेशन में नहीं होता कभी, ठीक है, क्रिमिनल केसेस नहीं होते, याद आ रहा है? तो आप इस ग्राउंड पे, अब वो सारे ग्राउंड जो आपके पढ़े हुए हैं, या तो रिपीट कर दिया मैंने, वो सारे ग्राउंड जो आपके पढ़े हुए हैं, ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, तकरीबन वो ही हैं ये सारे। तो मैंने कहा था ना कुछ चीजें उन्होंने रिपीट कर दी जो नोट्स में भी और यहाँ पे भी है, अमेंडमेंट के साथ साथ जो अमेंड नहीं हुआ है वो भी ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है ना। चले बढ़े के आगे बच्चे लोग। आज प्रियांशी कुछ नहीं बोल रही है। समझ आ रहा है तेरे को? पूरा इजी है, अपना पढ़ा देखो, बेसिक्स क्लियर है, हमको आर्बिट्रेशन क्या चीज है समझ में आती है, तो फिर आप उसके साथ साथ जुड़ा हुआ कुछ भी दे दो, कितने भी अमेंडमेंट करके ला दो, पढ़ के समझ जाएंगे। चलो बाकी सब फिर अगेन डिटेलिंग की है इसी की। फिर अगला टॉपिक जो है मेन वो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने बात की थी ऊपर जब सैलिएंट फीचर पढ़ रहे थे, सैलिएंट फीचर जो ऊपर है बेसिकली उतना पढ़ लो ना अगर ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या पूरे अमेंडमेंट्स में। लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और पढ़ना आ गया है। कहाँ चले जाता है यार एक तो ये अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे, तो ये हमने पढ़ा था। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या अर्थ होता है? सीक्रेसी रखना, सबको नहीं बताना, गोपनीयता। तो सेक्शन 42A प्रोवाइड करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। लो बताओ फटाफट से, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन के किंग और क्वीन बच्चों, ये क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। फटाफट से एक लाइन में बोलो क्या चीज है। सही जवाब मतलब आप सही जगह जा रहे हो, सही काम कर रहे हो। डोमिनेंट प्रोविजन है। अब इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे और नहीं होता है तो फिर क्या होगा? मान लो कहीं और कुछ लिखा है इससे रिपग्नेंट, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी, और उसके साथ हार्मोनियस करने की कोशिश करेंगे और फिर नहीं हो रहा है अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो फिर किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। परफेक्ट। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स द आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन। तीन लोग, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और पार्टीज, वो सब कुछ जो प्रोसीडिंग हुई है आर्बिट्रेशन की, उसकी जितनी प्रोसीडिंग है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। कैसे हुई, क्या हुई, ये कुछ भी नहीं बताया जाएगा। हाँ, अवार्ड आप डिस्क्लोज कर सकते हो, हाँ, वेयर इट्स डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। वो भी कब?
कि जब उसको डिस्क्लोज करना जरूरी हो कि डिस्क्लोज करने के बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो अवार्ड। जैसे कि तूने मेरे घर के कांच फोड़ दिए, तो हमने इसका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके गए, तो आर्बिट्रेटर ने कहा कि आप इनके घर के कांच लगवा के दो, सारे 5,000 रुपए 10,000 रुपए लगा के सारे कांच बदला के दो, सारे फोड़ दिया आपने क्रिकेट खेल खेल के। तो अब ये अवार्ड जब हमको सोसाइटी में सब लोग पूछ रहे हैं और एक बाहर वाले कांच वाले को बुला के लेके आए, बोले सर ये क्यों करा रहे हो आप, आपके घर का काम थोड़ी, आप रामलाल जी के घर का क्यों करा रहे हो, तो बताना ही पड़ेगा कि भैया ऐसा हमारा डिसीजन आया है कोर्ट का या आर्बिट्रेटर का, इसलिए कर रहे हैं। तो अब उस अवार्ड को एनफोर्स करना है, जो अवार्ड में लिखा है कि ऐसा करो, उसको एनफोर्स करने के लिए उसको डिस्क्लोज करना नेसेसरी है। तो जहां एनफोर्स करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट डिस्क्लोजर नेसेसरी हो, वहां पे आप अवार्ड में क्या आया है, मतलब डिसीजन में क्या आया है, उतना आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको अवार्ड भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना इसका मीनिंग बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा प्रोसीडिंग क्या हुई, कैसे हुई, ये तो आपको बिल्कुल भी कदापि किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है क्या? आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये भी पढ़ा हमने ऊपर सैलेंट फीचर्स में। आर्बिट्रेटर के खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी अगर उसने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करते समय जितने भी कदम उठाए हैं गुड फेथ में, अब उसमें कुछ अगर भूल हो गई या कुछ गलतियां हो भी गई, एक्शन या ओमिशन, पर उसने गुड फेथ में किया जो भी किया है विद गुड इंटेंशन, तो फिर आर्बिट्रेटर के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। आर्बिट्रेटर पे केस होने लग जाएंगे अगर कि तुमने आर्बिट्रेशन करते समय ये गड़बड़ कर दी हमारे साथ, तो फिर कल को तो लोग आर्बिट्रेशन करने से और आर्बिट्रेटर बनने से डरेंगे। इसलिए आर्बिट्रेटर नाम के प्राणी को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। मेरे लल्लाओं, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर पढ़ा था, हाँ या ना, रिपीट हुआ? चलो बढ़िया, फाइनली हम आ गए उस पे जिसका हमको बहुत देर से था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ACI, ACI इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। Part 1A inserted in this act, Amendment Act deals with the Arbitration Council of India। इसमें कितने लोग होंगे? एक चेयरपर्सन होगा और काउंसिल और मेंबर होगा। अब याद करो आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, तो फटाफट दिमाग में याद कर लो कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, having separate legal entity, perpetual succession, common seal, can hold, acquire, sell and keep property in its own name, can sue and be sued in its own name. It is a body corporate established under the Arbitration and Conciliation Act 2019। ठीक, और इसमें कुछ लोग होंगे, इसका कॉम्पोजिशन होगा जो हमेशा अपन ने पढ़ा है, कॉम्पोजिशन ऑफ CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिशन ऑफ फलाना, हाँ कंपनी जैसा, भाई बॉडी कॉर्पोरेट है तो सब कुछ कंपनी जैसी होगा ना। चलो भाई नीचे देख लें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 43B empowers the CG to establish an arbitration council of India। ये पावर किसको दिया एस्टेब्लिश करने का? CG को, जिसका काम क्या होगा? तो बोले एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया CG एस्टेब्लिश करेगी अंडर दिस एक्ट, जिसके काम होंगे इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत जितने भी फंक्शन और ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज करना, यानी कि उनको फुलफिल करना। एक्ट का नाम वही रहेगा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये अमेंडमेंट एक्ट जो इसमें आया है वो 2009 है, अमेंडमेंट आया। इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो कॉम्पोजिशन हम लोग छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से रीड ओनली के लिए, बच्चे लोग अमेंडमेंट पढ़ते समय, कि इसमें एक पर्सन होगा जो चेयरमैन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर के रैंक का व्यक्ति होगा जो कभी रहा हो। ऐसा कैसे कॉम्पोजिशन हमने वहां पर भी देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, पुराने बच्चों ने CCI में देखा था। ये कॉम्पोजिशन बहुत सारे एक्ट में हम पढ़ चुके हैं। आस्था, रागिनी, बताएं मुझे हाँ या ना। साक्षी गर्ग, साक्षी अपनी क्या नाम है पाटीदार, अश्मिका, जिनी, निशी, और निशी है क्या? आयुषी भी है, वेरी गुड। चलो नए बच्चे, हम लोगों को भी नहीं पढ़ रखा है कॉम्पोजिशन अलग अलग एक्ट में, एक बार देख लो फटाफट से। चलो नए बच्चे ध्यान दे लो एक बार। सुप्रीम कोर्ट का
जज रहा हो या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, हु हैज बीन लिखा है, या हाईकोर्ट का जज रहा हो, या कोई भी एमिनेंट व्यक्ति, मेरी तरफ देखो, एमिनेंट यानी महारथी, बुद्धिमान, मजाक कर रहे हैं, एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, उसको सीजी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके ऐसे किसी गुण वाला, ऐसा कोई गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति मैं बोल रहा हूं तो आप तुरंत कांच में जाके अपना चेहरा देखो अगर आप अपने आप को गुणवान समझते हो तो, ऐसा कोई गुणवान व्यक्ति ढूंढ ढांड के सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके उसको इस आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बना देगी। क्यों भाई नए बच्चों, अपन ने उसमें भी तो पढ़ा है ये कॉम्पोजिशन, इंफॉर्मेशन कमीशन में, याद आ रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। इधर रितिका वर्मा, दीपेंद्र, तनीश, आयुष, केशव, इसके अलावा एक मेंबर होगा जो एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर होगा, जिसको अच्छा खासा नॉलेज होगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, जिसको सीजी नॉमिनेट करेगी। फिर एक एमिनेंट एकेडमिशियन होगा जिसको रिसर्च और टीचिंग की फील्ड का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड, वो भी आर्बिट्रेशन और एडीआर लॉज का, आर्बिट्रेशन लॉज और एडीआर लॉज, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज का टीचिंग का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसको अपॉइंट करेंगे सीजी। ये जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया था पॉइंट नंबर ए में, उस चेयरपर्सन के साथ सीजी मिलके कंसल्टेशन करके एक ऐसा वाला मेंबर अपॉइंट करेगी, और इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे मेंबर, तो मतलब एक चेयरमैन और बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होंगे, और वो सब अपना अपना काम करेंगे। चेयरपर्सन, मेंबर और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इनको छोड़ दो, तो बाकी जितने भी हैं उनकी एज कितनी है, 67 ईयर्स तक की एज तक वो इस पद पे रहेंगे, एंड टेन्योर इज 3 ईयर्स, याद कर लो ये टेन्योर कितना है इनका, 3 ईयर्स या 67 ईयर्स की एज, विच एवर इज हायर। इंफॉर्मेशन कमीशन में 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, यहाँ पर 3 ईयर्स और 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, हायर मतलब सॉरी अर्लियर। अच्छा सुनो, ये किसकी बात किसकी चल रही है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के काम क्या है, अभी नीचे आते हैं अपन। इनके सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सीजी। अब आते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल की क्या क्या फंक्शन और ड्यूटीज हैं ये पढ़ लेते हैं जरा, सीधे इधर आओ। इस एक्ट में जो भी काम जरूरी हैं उन सबको देखना। बेसिकली अगर इस एक्ट के तहत बनाए तो जितने भी जरूरी काम है वो सारे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। अब फटाफट से देखो, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग का काम करता है क्या आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? सबसे शुरू में हमने बात की थी कि मेन अमेंडमेंट यही है कि एक नई बॉडी बना दी इस एक्ट के तहत, गवर्निंग बॉडी। इस एक्ट में एक भी गवर्निंग बॉडी नहीं थी, तो यहाँ पे भी एक गवर्निंग बॉडी बना दी जिसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और हर स्टेट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट करता है, अपॉइंट करता है, उनकी ग्रेडिंग करने का काम कौन करता है, रिकॉग्नाइज और ग्रेडिंग करने का काम, और उनके लिए पॉलिसी फ्रेमिंग का काम कौन करता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और उनकी ग्रेडिंग को लेके क्या पॉलिसी होगी, किन किन ग्राउंड्स पे कैसी कैसी ग्रेडिंग की जाएगी, इतना अच्छा काम करेंगे तो ए ग्रेड मिलेगी, ठीक ठाक करेंगे तो बी मिलेगी, ये सारे पॉलिसी भी कौन बनाती है, एसीआई। फिर रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग एक्रीडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब हम इंदौर में हमने एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है, इंदौर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट, और हम अलग अलग आर्बिट्रेटर्स जो बनना चाहते हैं उनको बुलाते हैं और उनकी ट्रेनिंग करके या उनकी बातचीत सुन के और इंटरव्यू लेके उनको आर्बिट्रेटर का एक्रीडिटेशन देते हैं, और हम जो एक्रीडिटेशन देते हैं उसकी रिकॉग्निशन हमको आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलेगी। फिर एक नई चीज आ गई इसमें ना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। भारत, अब जैसे आईसीएसआई एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, उसी तरह से अगर कोई इंडिया में एक या एक से ज्यादा अलग अलग स्तर पे छोटे छोटे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाता है जो आर्बिट्रेटर्स को एक्रीडिटेशन देंगे, आर्बिट्रेटर बना बना के मार्केट में भेजेंगे, तो वो आर्बिट्रेटर को एक्रीडिटेशन देके, रिकॉग्निशन देके जो भेजेंगे, वो भेजने वाला, वो रिकॉग्निशन देने वाला व्यक्ति भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब ऊपर आओ वापस से, हेडिंग क्या है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शन। बी पॉइंट पे उनका एक फंक्शन ये भी है कि वो रिकॉग्निशन दें, मान्यता प्रदान करें, अलाउ करें, किसे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को। कैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो आर्बिट्रेटर्स को एक्रीडिटेशन देते हैं, यानी कि अफिलिएशन या रिकॉग्निशन देते हैं।
मान्यता देते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हाँ इसे सर्टिफाइड आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर्स को सर्टिफाई करने वाले जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिकॉग्निशन देने का काम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं 9वीं पास हूं, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा मेरे स्कूल की मार्कशीट से सर्टिफाइड है। तो मुझे 9वीं पास होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? मेरे स्कूल ने। और मेरा स्कूल कौन होता है? तो बोले मेरा स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है, अफिलिएटेड है। तो क्या एमपी गवर्नमेंट को अफिलिएटेड है मेरा स्कूल? और जो अफिलिएटेड है वो दूसरों को भी सर्टिफिकेशन दे सकता है? हाँ, लॉजिक बिल्ड हुआ दिमाग में। तो कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो आर्बिट्रेटर्स को एक्रेडिटेशन देते हैं, उनको एक्रेडिटेशन देने का पावर कहाँ से मिला? उस रिकॉग्निशन से मिला जो उनको सरकार ने, सॉरी, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने दे रखी है। यू आर हमारी तरफ से रिकॉग्नाइज्ड, आपको मान्यता है, आप एक्रेडिटेशन दे सकते हो। ठीक, तो एसीआई डायरेक्टली खुद भी एक्रेडिटेशन दे सकती है आर्बिट्रेटर्स को, और अलग अलग इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनको भी एक्रेडिटेशन दे सकती है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, जान लगा दी, 2 पॉइंट अच्छे से पढ़े, ये नई चीज है। बोलो भाई। समझे नहीं समझे? आगे बढ़ रहे हैं। फिर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और आर्बिट्रेटर्स की ग्रेडिंग को रिव्यू करते हैं कि इनकी ग्रेडिंग कम ज़्यादा करनी, इनका कामकाज कैसा है। ठीक, फिर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप देते हैं, कोर्सेस निकालते हैं, लॉ फर्म और लॉ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अलग अलग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट जो उन्होंने खुद ने बना रखे हैं, ग्रेड कर रखे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं, सेमिनार्स, वेबिनार्स हेल्ड करते हैं, जिससे नए नए लोग आर्बिट्रेटर की फील्ड में आए, आर्बिट्रेटर बने। क्या क्या नए चैलेंजेस है आर्बिट्रेटर्स के लिए, क्या क्या नए लॉ में चेंजेस हैं, समय समय पे वर्कशॉप उसकी अरेंज करते हैं। कौन? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर फ्रेम, रिव्यू एंड अपडेट नॉर्म्स टू एंश्योर सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। भारत में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो लोग कर रहे हैं आर्बिट्रेटर्स, वो ऐसा अच्छे से आर्बिट्रेशन करें कि जनता जो आर्बिट्रेशन करा रही है, कोर्ट का बर्डन हल्का हो रहा है और आर्बिट्रेशन से जनता का काम हो रहा है। तो वो जो आर्बिट्रेशन जनता करा रही है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे हो। इसके लिए जरूरी है कि कुछ नॉर्म्स हों, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएं। और वो स्टैंडर्ड सेट करने का काम कौन करती है? नॉर्म्स बनाने का काम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जिसको फॉलो कौन कौन करते हैं? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स प्लस आर्बिट्रेटर्स पढ़ पढ़ के फॉलो करते हैं। जब भी आर्बिट्रेटर बनेंगे उन नॉर्म्स को फॉलो करके व्यवस्थित आर्बिट्रेशन करेंगे जिससे जनता संतुष्ट रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नई टेक्निक आई है, कोई नया व्यू पॉइंट है, कोई नया आइडिया है, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए फोरम, एक प्लेटफॉर्म का करना काम करती है, जहां पर आप जाकर अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हो, अपनी बातें बना सकते हो। इंडिया को एक रोबस्ट सेंटर, रोबस्ट यानी मजबूत सेंटर बनाना है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का। उसके लिए आपके पास कोई आइडिया हो तो आप वहां जाके एक्सचेंज कर सकते हो। दुनिया भर के लोग इंडियन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करें आर्बिट्रेशन के लिए, और हमारा व्यक्ति बाहर भी जाए और वहां से भी कमा के लाए आर्बिट्रेटर बन के। इसमें कोई बुराई है क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है, होना ही चाहिए। प्रांजल बी पॉइंट बोल रहा है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो अलग अलग आर्बिट्रेटर्स हैं, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम दास, ये लोग जो आर्बिट्रेटर बनना चाहते हैं इनको एक्रेडिटेशन तो देती ही देती है। पर बी पॉइंट बोल रहा है कि अगर भारत में कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलना चाहते हैं, 4 चीजें होगी: आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूशंस, ये अलग, एक दो। तीसरा, कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो आर्बिट्रेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको सर्टिफाई करते हैं कि इनको हमने सब लॉ समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, नाउ दे आर गुड आर्बिट्रेटर्स। तो वो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्बिट्रेटर्स को सर्टिफाई करते हैं या एक्रेडिटेशन देते हैं, उन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन देने का काम भी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। अभी ठीक है प्रांजल? ठीक है, बहुत अच्छा। फिर एक्ट एज ए फोरम, ये हो गया हमारा। फिर है, ये कहाँ आ गए? तो मेक रिकमेंडेशंस टू सीजी।
सीजी को समय आयुष, समय पे रिकमेंडेशन का देने का काम करता है कि क्या हम मैं नए तो लॉ पता बना तुझसे ये सकते हैं, क्या बोलूंगी कि तू मेजर्स है ना है। नोट्स ले ले किसी से, और हाँ अभी काम कंप्लीट कर डाल, वरना जब स्कूल खुलेंगे ना तेरे तो तू कैसे करेगा इतना सारा। कोचिंग भी तब तक तुम्हें ज्वाइन करनी है, फिर उसके बाद स्कूल की नोटबुक्स वगैरह भी कंप्लीट करोगे। मेरे हिसाब से जितना सारा भी देते जा रहे हैं डायरेक्टली नोटबुक में करते जा, और जो तेरा छूटा है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर। आज सैटरडे ही तो है। सुनो भाई, क्या कह रही है बच्ची, सुनो सुनो, ज्ञान की बात है कुछ। चला जाना मम्मी के साथ उनके घर तक, ले आना उसके नोट्स। किसकी आवाज है? वो फोटो भेजेगा तुम्हें गंदी सी राइटिंग में, उसमें भी आंखें फोड़ोगी। अरे बाबा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। रिश्ता, चलो, अपनी रिश्ता है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। मजा आया बाकी, हाँ। मजा खूब आया। चलो, अच्छा, अलग अलग मुद्दों पे एग्ज़ाम ले सकती है, ये एग्ज़ाम सेंटर्स बना सकती है और उन पे एग्ज़ाम ले सकती है। एग्ज़ाम लेने के बाद सर्टिफिकेट दे सकती हैं। ये सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे और अच्छे से दे सकते हैं आर्बिट्रेटर्स को, उसके ऊपर काम करती है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सरकार को अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन दे सकती है कि क्या क्या हम नए नए मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। भारत में जो आर्बिटर इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इनको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सार बोलो ना, सार सर। करा क्या ये सब अमेंडमेंट करके? करा ये है कि भारत में आर्बिट्रेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, इंस्टीट्यूशनलाइज करा है। आर्बिट्रेशन के अलग अलग लेवल बना दिए हैं और आर्बिट्रेशन के सिस्टम को सीरियसली लेते हुए इसको बढ़ावा दिया है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को, ताकि कोर्ट का बर्डन हल्का हो और काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो। आर्बिट्रेटर्स भी हम बना रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनके लिए नॉर्म्स भी बना रहे हैं, उनको सर्टिफाई कर रहे हैं। और वो जो सर्टिफाइड है वो भी किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे, उसके बाद लोग उनके पास आएंगे, उनसे आर्बिट्रेशन कराएंगे, तो फिर सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा। होता क्या था, नॉर्मल आर्बिट्रेशन एक्ट बनाने के बावजूद भी लोग जनरली फिर बाद में मुकर जाते थे, सेटिस्फेक्शन हो नहीं पाता था, कहीं ना कहीं उनको लगता था बायसनेस है, तो फिर कोर्ट में जाते थे और काम तो वो का वही बढ़ जाता था कोर्ट का। लॉजिक समझ में आया? तो उन्होंने कहा यार, ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस बनाने के बावजूद भी कोर्ट का काम तो कम हुआ ही नहीं, इंटेंशन अच्छे थे लेकिन उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब एक नया चेंज लाते हैं, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को और ज्यादा अच्छे से प्रोफेशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। ये पूरा सार है। अपन तो पढ़े लिखे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं, कुछ भी चीज पढ़ने के बाद उसका निचोड़ निकाल लेते हैं। निचोड़ निकाल लिया क्या आप लोगों ने? पूरा जिस्ट आया ना बालक बालिकाओं? बहुत अच्छा, सब लोग बोलो भाई। आगे बढ़ रहे हैं। फिर हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आस्था, ध्यान देना बेटा, तेरे को मजा आएगा। वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल, ये बहुत सारे एक्ट में, इस पॉइंट को आप एक ट्रिक मानो तो फटाफट से इस पॉइंट के साथ दिमाग में एक वर्ड याद कर लो कि ये पॉइंट एक ट्रिक है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि फलाना काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एसीजेड जो है उसका जो काउंसिल है या जो भी इंस्टीट्यूट है, उनके जब डिसीजन आएंगे तो ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है कि जिन ग्राउंड्स पे हम उनके डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोल पाएंगे। तो हर जगह यही कॉमन आंसर लिखना है, तकरीबन यही कॉमन आंसर लिखना है। तो ये जो ये पॉइंट है, इसको लेके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको मैं अभी अच्छे से समझा रहा हूँ 2-3 मिनट में। इसको दिमाग में बिठा लो कि ये एक ऐसी कॉमन ट्रिक है जो बहुत सारे लॉ में लग जाती है। ट्रिकी बच्चे अपन। तो देखो, सेक्शन 43 ये बोलता है कि कोई भी एक्ट यानी कि कामकाज, कार्य या प्रोसीडिंग जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है, वो ABC जो नीचे लिखे हुए 3 कारण हैं, सिर्फ उन मियरली उन 3 रीजन से, उन 3 कारणों से इनवैलिड नहीं होगी। मतलब इन 3 के अलावा कोई ढंग का जेन्युइन कारण हुआ तो ही उनके द्वारा किए गए डिसीजन को या आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए किसी निर्णय को हम इनवैलिड घोषित करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि सर, हम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बनाए गए इस पॉलिसी को, इस नॉर्म को या इस डिसीजन को नहीं मानते। ऐसा करने के लिए आपको कोई ढंग का रीजन देना पड़ेगा। ये जो ABC 3 रीजन है, ये 3 रीजन तो कोर्ट में नहीं चलेंगे। समझ में आया कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ? फटाफट से बोलो, हाँ टाइम कम है। समझ में आया या नहीं आया कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए किसी भी डिसीजन को, किसी भी
एक्शन को, किसी भी कार्य को अगर आपको कोर्ट में चैलेंज करना हो जाके कि हम नहीं मानते ये, तो आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा। और वो रीजन, ये जो 3 रीजन है, इन 3 रीजन से तो काम नहीं चलेगा, इनके अलावा कोई और रीजन देना चाहिए। इन रीजन से तो इनवैलिड नहीं कर सकते आप। तो कौन से रीजन है कि सर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में वैकेंसी थी, एक मेंबर ही नहीं था, तो फिर वो जो बचे हुए मेंबर है हम कैसे मान लें कि वो सब सही है? पूरी भरी होनी चाहिए, 10 लोग होने चाहिए तो पूरे 10 होने चाहिए, 8 तो 8 होने चाहिए। बोले ये कोई रीजन नहीं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कंपोजिशन में कोई डिफेक्ट या वैकेंसी है तो चलता है, ठीक। अगर किसी मेंबर को एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज ए मेंबर, जो ग्राउंड दिए थे कि ये क्वालिटी वाला व्यक्ति उसका मेंबर बनना चाहिए, और उस ग्राउंड का पालन नहीं हो पाया, कोई थोड़े से कम क्वालिटी वाला व्यक्ति मेंबर बन गया, तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कॉम्पोजिशन में। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड के बेसिस पे भी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन को इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते। और कोई इरेगुलरिटी हुई है, एक आध मीटिंग कम हुई है साल में उनकी, या मीटिंग में कोरम का ध्यान नहीं रखा और बिना कोरम के मीटिंग हो गई, तो ऐसा कोई इरेगुलरिटी हुई और उस मीटिंग में उन्होंने कोई डिसीजन लिया और कुछ एक्शन ली और वो एक्शन को हम चैलेंज करना चाहते हैं, पर वो जो इरेगुलरिटी है, वो जो डिसीजन लिया है, वो उस केस के मेरिट्स को, वो जो भी केस है, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, उस केस की मेरिट्स को, यानी कि उसके जो केस के मेन पॉइंट्स हैं, उनको तो अफेक्ट नहीं कर रही है ना। केस तो अपनी जगह, उस केस को तो अफेक्ट नहीं कर रही है ना। सब लोग होते तो भी यही डिसीजन आता, क्योंकि वो तो एविडेंस के बेसिस पे। तो उन्होंने मिलके जो डिसीजन लिया है जिस किसी पर्टिकुलर केस या किसी मुद्दे पे, वो अगर केस के मेरिट को अफेक्ट नहीं कर रही हो, तो जो छोटी मोटी इरेगुलरिटीज हैं, इरेगुलरिटीज मतलब कुछ अनियमितताएं, ऐसा कुछ जो होना चाहिए था प्रॉपरली पर नहीं हो पाया, छोटी मोटी, तो उसके बेसिस पे आप उनके डिसीजन को इनवैलिड घोषित नहीं करा सकते। समझ में आए क्या? 3 पॉइंट याद कर सकते हो क्या? और ये तकरीबन हर जगह कॉमन है। रिपीट कर देता हूं। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कोई एक्शन लेती है, डिसीजन लेती है, कोई प्रोसीडिंग करती है, और उनका डिसीजन आपको इनवैलिडेट करना है, नहीं मानना है, तो आप कोई कारण बताओ, कोर्ट में जाओ या हायर अथॉरिटी में जाओ, पर वो कारण इन तीनों कारणों में से नहीं होना चाहिए। पहला कि आर्बिट्रेशन काउंसिल में कोई वैकेंसी या डिफेक्ट था, या कोई व्यक्ति जो मेंबर बनने की काबिल नहीं था वो मेंबर बन गया था, डिफेक्ट, या कुछ मीटिंग करने में कोरम वोरम कुछ भी किसी तरह की इरेगुलरिटी रह गई थी। इन कारणों से अगर कुछ होता है प्रॉब्लम, तो ये कारण नहीं माने जाएंगे चैलेंज करने के लिए। अगर आपको उनकी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज भी करना है तो कोई ढंग का व्यवस्थित कारण देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलो, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, अब ये तो हम पढ़ सकते हैं खुद से। रेजिग्नेशन बहुत आसान है। जो चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर है वो जो सीजी को देगा, और जो नीचे वाले मेंबर है वो चेयरमैन को या बड़े ऑफिसर को देंगे, सीधी बात है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो क्लास मॉनिटर है, उसको मैंने अपॉइंट किया है, और क्लास मॉनिटर ने अलग अलग बच्चों को अपना डेजिग्नेटेड वो बनाया है रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव वो रिजाइन करना चाहता है कि मेरे को काम नहीं करना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? क्लास मॉनिटर को। पर क्लास मॉनिटर को ही रिजाइन करना हो तो किसको देगा? मुझे देगा, मैं सीजी। बस सिंपल रूल है कि जो बड़ा व्यक्ति है वो अथॉरिटी को, उससे ऊपर जो है उसको देगा अपना रेजिग्नेशन, और जो नीचे वाला है वो अपने से ऊपर वाले को देगा, और ऐसा करके वो अपना ऑफिस छोड़ सकता है। लेकिन एक खास बात यह है कि आप अपना ऑफिस ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आज रेजिग्नेशन देने का मूड हुआ और आपने कल छोड़ दिया। तो आप जिस दिन रेजिग्नेशन दोगे उसके 3 महीने तक आपको फिर भी उस पद पे बने रहना है, काम करना है। 3 महीने बाद आप अपनी पोस्ट छोड़ सकते हो, या फिर आपके रेजिग्नेशन देने के बाद आपकी जगह नया ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक। या फिर अगर आपकी रिटायरमेंट की डेट आ गई हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो रेजिग्नेशन देने का मतलब नहीं रहा, विच एवर इज अर्लियर। पढ़ के देखो ये पॉइंट फटाफट से। प्रोवाइडेड द चेयरपर्सन ऑफ फुल टाइम मेंबर जब रेजिग्नेशन देगा तो एकदम इमीडिएट इफेक्ट से नहीं जा सकता है, सेम एज सीसीआई। हाँ परफेक्ट आस्था, आपको जाना है तो आज रेजिग्नेशन दिया है, 3 महीने रुको, उन 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया तो फिर आप उसी दिन चले जाना। और अगर इस दौरान कभी बीच में आपके रिटायरमेंट की डेट आ गई है, टर्म ही खत्म हो गई है, या 3 साल पूरे हो रहे हैं, या 67 ईयर्स की एज पूरी हो रही है, तो फिर उस डेट पे चले जाना। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए उस दिन आप ऑफिस छोड़ के जा सकते हो। प्रश्न मत पूछना मेरे से फालतू का बकवास। आपका प्रश्न मुझे मालूम है क्या है कि सर अगर उसकी रिटायरमेंट की डेट ही आने वाली तो वो रेजिग्नेशन क्यों देगा? उसकी इच्छा है
कि भाई भले मैं रिटायर 1 महीने बाद दूंगा लेकिन मेरे को रेजिग्नेशन आज देना है, पहला जवाब। दूसरा, सर ऐसे केस में अगर वो रेजिग्नेशन देता है 3 महीने तक रुकना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हो विच एवर इज अर्लियर और उसकी 1 महीने बाद अगर डेट आ रही है रिटायरमेंट की, तो फिर तो उसको रेजिग्नेशन मानेंगे नहीं, वो तो रिटायरमेंट ही माना जाएगा फिर। हाँ, तो ये भी प्रश्न पूछने का नहीं है, उसको रिटायरमेंट ही माना जाएगा। आपके जो फालतू प्रश्न आ सकते थे उनका जवाब दिया। बोलो अब आया कि नहीं आया समझ में, फटाफट बोलो। चलो, अरे आज आप रितिका मैम से थोड़ा टाइम एक्सटेंड करा सकते हो, अपन एक छोटा सा सेशन और ले लेते हैं 15-20 मिनट का, तो पूरा ही कर लेंगे यार, कल फिर कुछ नया करेंगे। बोलो फटाफट से, है ना। मैडम को बोल दो कि मैडम आज 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए सर को, प्लीज, है ना। अभी 2:30 से मैम लेने वाली है ना नई वाली बैच में, तो मैं अभी ले लूंगा, अभी वापस से 5 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये सेशन खत्म होते ही। चलो आगे बढ़ रहे हैं। रेजिग्नेशन के बाद रिमूवल, रिमूवल बहुत इजी है, हम जानते हैं कि हमने नोट्स में भी पढ़ा है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई और एम्प्लॉयमेंट उसने ले रखा है, या अगर वो किसी ऑफेंस के द्वारा कन्विक्टेड है सीजी की, इन द ओपिनियन ऑफ सीजी उसने मॉरल टर्पिट्यूड किया है, या कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट ले रखा है उसने, या उसका उस पद पे बने रहना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, याद करो, या वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो गए, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। किसको, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन या मेंबर जो भी है उसको, अगर ये वाली उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस आती है तो उसको रिमूव कर, ये कहीं हमने आर्बिट्रेटर को रिमूव करते समय पढ़ा था। चलो, इसके अलावा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए, काउंसिल को असिस्ट करने के लिए सीजी अलग अलग कमेटी बना सकती है, और कमेटी में एक्सपर्ट लोग रख सकती है जिनको अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नॉलेज हो, फॉरेंसिक का नॉलेज हो, कंपनी लॉ का नॉलेज हो, क्रिमिनल लॉ का नॉलेज हो, जहाँ जहाँ जैसा जरूरी हो, तो इन एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट कर सकती है। वैसे क्रिमिनल लॉ के तो केस आते ही नहीं है। इसके बाद ये आप 43 आई छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है। एक्रेडिटेशन के नॉर्म्स अपन लोग देख लेते हैं, बस ये और एक देखने की चीज है छोटी सी। इसके लिए अपने को 10-15 मिनट लग जाएंगे, 10-1 मिनट। ये इतना खत्म करने में 10-15 मिनट लगेंगे। चलो स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ मेंबर्स पे थे ना हम लोग, रिमूवल हो गया, रिजिग्नेशन रिमूवल मैंने बात कर लिया आपसे। अब अपने को इस पे आना था, एक्सपर्ट्स की भी बात हो गई थी। जनरल नॉर्म्स तो ठीक है, ये रीड ओनली है, छोड़ देना भले। नॉर्म्स की बात, एक्रेडिटेशन की नॉर्म, एक्रेडिटेशन किसको करे थे आप इतनी देर से, आप याद करो। एक्रेडिटेशन दे रहे थे आर्बिट्रेटर को, है ना, मतलब आर्बिट्रेटर को सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, या यूं कहें एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा कि हाँ वो एक योग्य व्यक्ति है और वो अब आर्बिट्रेशन कर सकता है, ही कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर। तो उसके लिए कहाँ लिखे हैं सारे चीजें, तो अपन देख लेते हैं। सेक्शन 43J प्रोवाइड्स दैट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स, एक आर्बिट्रेटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस और क्या नॉर्म्स हैं उसको एज एन आर्बिट्रेटर एक्रेडिटेशन मिलने के, वो 8th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। और अब जो बोल्ड अक्षरों में दिख रहा है आपको वो देखना जरा, 8th शेड्यूल में जो नॉर्म्स दिए हैं, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दिए हैं, उनमें एक नाम मेरा और आपका भी है। देखना जरा, आपका और मेरा नाम क्या है, क्या आपके और मेरे नाम में एक चीज कॉमन है, फटाफट जवाब दो हाँ या ना। हाँ कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज है प्रीफिक्स डिग्री CS। तो authorizes a company secretary within the meaning of the Company Secretaries Act 1980 having 10 years of practice experience as a company secretary to act as an arbitrator under the act। मैं जीत गया, मुझे है 10 years of practice। I become a CS at 21 और अभी मैं 13 का होऊंगा, तो 9 years और कुछ 9 months हो गए हैं, बस 2-3 महीने बाद I'll be having 10 years। सेकंड 21, आपको 21 में बनना है, जल्दी बनना है as soon as possible। It may be noted that central government may after discussion with the council amend the 8th schedule and thereupon the 8th schedule shall be have been amended accordingly। और सरकार चाहे CG तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको अमेंड भी कर सकती है अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब पढ़िए तो एक शेड्यूल में किस किस व्यक्ति को क्वालिफाइड बनाना है। अब यहाँ से चालू हो रहा है अपने शेड्यूल में उन लोगों के नाम लिखें जिनको क्वालिफाइड बनाना है आर्बिट्रेटर बनने के लिए। तो एडवोकेट्स एक्ट 1960 एडवोकेट हो 10 साल का एक्सपीरियंस हो,
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 49 के तहत जो व्यक्ति सीए डेफिनेशन में आ रहा है और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सीडब्ल्यू एक्ट के तहत जो कॉस्ट अकाउंटेंट चलो सीए में होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। चौथे नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी एनटीटी के तहत जो कंपनी सेक्रेटरी का एफिशिएंट आ रहा हो या मेंबर ऑफ आईसीएसआई और जिसको 10 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो। इनके सीए सीएस सीएम में चार हो गए। इंडियन लीगल सर्विसेज का ऑफिसर हो, आईएलएस, जैसे आईएएस आईएफएस आईआरएस आईएलएस का ऑफिसर हो, या भारत सरकार गवर्नमेंट के साथ वो जुड़ा हो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, भारत सरकार के लीगल मैटर और जिसके पास लॉ की डिग्री हो, या वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी में मैनेजरी पोजीशन पे रहा हो, कभी सीनियर लेवल पे ओएनजीसी बीएसएनएल में कोई मैनेजरी पोजीशन पे रहा हो, वो भी बन सकता है क्या आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन बन सकता है? तो समझ में आया सीसीएस कोमेक्स को। अगर आपने लॉ अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस और अगर आप लोगों के पंचायत में डिसीजन देने का मन करता है तो आप एज एन आर्बिट्रेटर भी अपने आप को एक्रेडिटेट करा के आर्बिट्रेटर बन के पैसा बना सकते हो। नया स्कोप ला के आर्बिट्रेटर का कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर बन के मतलब एक नया स्कोप समझ में आया क्या? आया ना? सातवां, इंजीनियरिंग डिग्री हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो और गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस या पब्लिक सेक्टर किसी सीनियर लेवल में हो, वो भी बन सकता है। मतलब सिर्फ कॉमर्स की फील्ड का लॉ फील्ड का नहीं, इंजीनियर भी लेवल गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी में कोई ऑटोनॉमस बॉडी या कोई पब्लिक सेक्टर टेकिंग उसमें भी ऑटोनॉमस सीनियर लेवल मैनेजमेंट या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऑफिशियल को ऑफिस लेके हो, सरकारी काम करता हो, वैल्यू और इंजीनियर हो सरकारी। इसके अलावा सीजीएस स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो जिसको 10 साल का या सीनियर लेवल एक्सपीरियंस हो काम करने का, सब रिपीट है। पर्सन इन इंडिया दैट इज हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल with 10 years of experience in scientific or technical stream in the field of telecom, information technology, IPR rights या और भी कोई स्पेशलाइज्ड एरिया हो, सीजी में, एसजी में, ऑटोनॉमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किसी सीनियर पोजीशन पे, मैनेजरियल पोजीशन पे उस व्यक्ति ने अगर काम किया हो, या अगर प्राइवेट सेक्टर में भी किया हो तो किसी सीनियर मैनेजरियल पोजीशन पे काम किया हो और उसको डिग्री लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, मतलब कोई ना कोई डिग्री हो उसके पास, बीकॉम बीकॉम की, ग्रेजुएशन की, और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो और अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान हो, उसको फील्ड का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो इनमें से किसी फील्ड का, वो भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। तो ये बहुत सारे ग्राउंड्स दे दिए उन्होंने आर्बिट्रेटर बनने के क्वालिफिकेशन के। अब आर्बिट्रेटर के लिए कुछ नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का क्या अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर बनना है तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किन्हीं लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन कराना है, दो लोगों के बीच में डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरे बारे में आप क्या कहोगे कि सर बहुत बायस है? नहीं कहोगे, मुझे पता है। ऑलमोस्ट मेरे लिए हमेशा सब बराबर है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। कभी कभी कोई ज्यादा अच्छा बुरा लग सकता है। अगर कोई कहना मानता है स्टूडेंट तो अच्छा लगता है, कोई नहीं मानता है तो फिर हम डांट भी देते हैं। वो छोड़ दो जनरल एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम सब टीचर्स, मैं क्या, विशाल सर, स्विना मैम, रितिका मैम, एवरीबडी, मृदुल सर, ठाकुर सर, कृष्णा सर, टीचर्स आर जनरली अनबायस। तो टीचर्स जैसे अनबायस होते हैं वैसे ये जो व्यक्ति आर्बिट्रेटर है ये भी क्या होना चाहिए? अनबायस होना चाहिए। तो उसकी जनरल रेपुटेशन फेयर, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति, केपेबल टू अप्लाई ऑब्जेक्टिविटी इन अराइविंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट करते समय उसके पास ये केपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिविटी को अप्लाई कर पाए। ऑब्जेक्टिविटी को अप्लाई कर पाए इसका अर्थ ये कि जिस ऑब्जेक्ट से हम काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे स्टिक करे, डिविएट ना करे। तो वो ऑब्जेक्टिविटी पे स्टिक रहे, जिन्हें उद्देश्य पे टिका रहे, उद्देश्य को अप्लाई कर सके और फिर उससे सही डिसीजन पे आ सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल बिजनेस या रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए पार्टी के साथ, क्योंकि ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बायसनेस तो आ ही जाएगी। रामलाल से मेरे बिजनेस टर्म्स है तो मैं रामलाल के फेवर में डिसीजन दूंगा, ये भी एक नॉर्म है ना। बहुत इजी चीजें अब आपको समझ में आ रही है। तीसरा, arbitrator should not involve in any legal proceeding or avoid any potential conflict with dispute to be arbitrated by him। जिस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेट करने वाला है उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो पार्टीज हैं कनेक्टेड विद द डिस्प्यूट, वो जो कन्फ्लिक्ट है, तो आर्बिट्रेटर शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी लीगल प्रोसीडिंग एंड अवॉइड एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट कनेक्टेड विद एनी डिस्प्यूट टू बी आर्बिट्रेटेड बाय हिम। तो जिन पार्टीज की आर्बिट्रेशन करने वाला है उनके साथ किसी भी तरह का कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो। अगर चल रही हो तो आर्बिट्रेटर मत बनो, और अगर मौका भी या मुद्दा भी कुछ ऐसा आ रहा है, उपज रहा है, तो आप अवॉइड करो कि आप पार्टीज के साथ न झगड़ो। रामलाल श्यामलाल में से किसी एक के साथ झगड़ लिए और फिर आप झगड़ के श्यामलाल के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया, तो वो कोर्ट केस तो अपनी जगह, यहाँ तो आप श्यामलाल को हरा ही दोगे फिर आर्बिट्रेशन में। तो अवॉइड करो कि आप किसी लीगल प्रोसीडिंग में पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट विच इज बीइंग आर्बिट्रेटेड। फिर आर्बिट्रेटर ने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं किया हो, यानी मनी लॉन्ड्रिंग या फेमा का, ना ही उसने कोई मॉरल टर्पिट्यूड किया हो, नैतिक अधमता, लड़की छेड़ना, बिना टिकट यात्रा करना, याद आ रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको अच्छे से आना चाहिए, शुड बी कन्वर्जेंट। अब देखो यार, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है, सीए बनो या सीएस बनो या नहीं बनो,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आना जरूरी है एज अ सिटीजन, और अब तो आर्बिट्रेटर बनने के लिए भी जरूरी है. He should be conversant with Constitution of India, principles of natural justice जो चैप्टर 1 में पढ़े थे हमने. He who seeks equity must do equity. He who comes to justice must come with clean hands. इस तरह के इक्विटी के प्रिंसिपल्स, कॉमन और कस्टमरी लॉज जो जनरल लॉज है हमारे, कमर्शियल लॉज, लेबर लॉज, टॉर्ट, ये सब का उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो आर्बिट्रल अवार्ड्स को दे सके, डिसीजन दे सके, उनको इन्फोर्स करा सके. इसके अलावा तगड़ी, रोबस्ट है ना, तगड़ी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको भारत के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की, ताकि वो कभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी करने के मौका आए तो उसको पता रहे कि इंटरनेशनल किस देश में किस तरह का लॉ चलता है, वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फेडरल है कि मोनार्की है कि क्वासी फेडरल है या प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है कि प्राइम मिनिस्टरियल रिपब्लिक है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटी. ये बात साक्षी गर्ग समझ रही होगी. साक्षी जवाब देना बेटा, आप एलएलबी कर रहे हो इसलिए. जो भी बच्चा एलएलबी कर रहा है, रागिनी, आई एम टेकिंग स्पेसिफिक नेम्स क्योंकि आप लोग एलएलबी कर रहे हो, तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा या पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है, अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं गवर्नेंस के, हैं कि नहीं साक्षी? चलो कहीं चले गए पता नहीं. बीकॉम एलएलबी तो एलएलबी तो है ना, आगे आएगा एलएलबी में तुझे रागिनी. चलो उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है अभी, ओके आगे आएगा शायद. इसके अलावा द आर्बिट्रेटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिविल एंड कमर्शियल डिस्प्यूट. ठीक है ना यार, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए कि सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट अगर होती है, सिविल डिस्प्यूट या कमर्शियल व्यापारिक डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में होती है, तो उनमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है पार्टीज के, ताकि वो ठीक से डिसीजन दे सके, ये आर्बिट्रेटर को पता होना चाहिए. उसको डिसीजन देना आना चाहिए, सजेस्ट करना आना चाहिए, रेकमेंड करना आना चाहिए, राइटिंग करना आना चाहिए, रीजन देना आना चाहिए कि मैं किस कारण से डिसीजन दे रहा हूँ, ताकि वो आर्बिट्रल अवार्ड ठीक से इन्फोर्सेबल करा सके. यहाँ तक ये सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं आर्बिट्रेटर के लिए कि आर्बिट्रेटर जब भी डिसीजन देगा तो इन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करे. आप इसके एक जिस्ट बना सकते हो कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको अलग अलग लॉज का नॉलेज होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पता होना चाहिए, शुड बी एबल टू सजेस्ट, रेकमेंड एंड गिव रीजंस. इस तरह से 5-6 पॉइंट कॉमन निकाल के आप एक छोटी सी समरी बना सकते हो. ये जो पूरे 16 पेज के नोट्स हैं, ये आराम से आप 3 पेज, मैक्सिमम 3 पेज के अंदर जो चीजें कॉमन है, एक्स्ट्रा है, या जो आपको लग रहा है कि ये नहीं लिखने की है या हम वहां भी पढ़ चुके हैं नोट्स में, उसको छोड़ दो, तो आप 2.5 से 3 पेज के अंदर इसकी जिस्ट पूरी बना सकते हो. क्या क्या सार है, ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को 4 भी बना सकते हो आप कॉमन जोड़ के, 6 के 8 भी कर सकते हो. ये कला हमने सीखी है बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब बच्चों को. बोलो सारे नई पुरानी बैच के बच्चे, हाँ या ना? तो अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, फटाफट बोलो. इतना आया? चलो आगे बढ़ रहे हैं. डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 के. डिपॉजिटरी का क्या अर्थ होता है? जितने भी अवार्ड दिए जाएंगे आर्बिट्रेटर्स के द्वारा भारत में, अब क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, वो सारे अवार्ड्स के डिसीजन, सारे आर्बिट्रल अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी में जमा हो जाएंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि पता रहे कि रामलाल वर्सेस श्यामलाल में क्या हुआ था और उसका क्या आर्बिट्रेशन डिसीजन आया था, ताकि आगे कभी कोई आर्बिट्रेटर बनेगा तो वो डिपॉजिटरी में से पुराने सिमिलर केसेस देख के उसकी स्टडी करके फिर उसके पास जो केस होगा उस केस में उसको अप्लाई करने के लिए फायदा होगा. तो जितने भी आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं वो डिपॉजिट किए जाएंगे और एक जगह उनका डेटाबेस रखा जाएगा. इसे बोलते हैं डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड्स. समझ आई चीज? इलेक्ट्रॉनिकली ये हो गया. तो इंडिया में दिए गए कम से कम उनके तो होगी. इसके अलावा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके इस एक्ट के तहत और विभिन्न तरह के रूल्स, रेगुलेशंस और भी चीजें जारी कर सकती हैं जो उसके पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो, उसके साथ कंसिस्टेंट हो. अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस भी सीजी के साथ कंसल्ट करके बना सकती है. कौन? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. इसके अलावा एक सीईओ होगा जो पूरे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का. उसके क्वालिफिकेशन, सैलरी, अपॉइंटमेंट, अदर टर्म्स सीजी प्रिस्क्राइब करेगी. सीईओ जो भी उसको फंक्शन सौंपे गए इस एक्ट में और रेगुलेशन जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया उसके तहत काम करेगा. एक सेक्रेटेरिएट होगा काउंसिल का, जो देयर शैल बी अ सेक्रेटेरिएट टू द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ, एक सेक्रेटेरिएट होगा ना, सचिवालय,
जैसे मुख्यमंत्री का सचिवालय होता है, वैसे ही आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सचिवालय होगा, सेक्रेटेरिएट, जो मदद करेगा। उस पूरे सेक्रेटेरिएट में 5, 10, 15 एज में भी प्रिस्क्राइब कुछ मेंबर होंगे, कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो बेसिकली मदद करेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के काम को डेलीगेशन लेके पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, बाकी तो जनरल चीजें हो गया भाई हमारा ये चैप्टर। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी वगैरह एज में भी प्रिस्क्राइब बाय सीजी। चलो भाई फटाफट से जवाब दो, डिस्काउंट पर प्रीमियम समझ में आया कि नहीं? और एक बार हम भी अब एक बार अभी रीडिंग करी पहले, एक बार आपने पढ़ा है, एक बार हम और देख लेंगे और सर हमको ये आया अच्छे से। फटाफट से जवाब दो, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं क्लास। पूरा आया समझ में? आर्बिट्रेशन चैप्टर हमारा पुराना प्लस नया दोनों मिला के कंप्लीट। डन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आज हमने बहुत दिनों बाद बहुत सारा पढ़ा है, और पुराने नए जितने बच्चे हैं सबको मेरा प्रणाम वापस से। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, इंदौर रहो, इलाहाबाद रहो, कहीं पे भी रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।